हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शम्भू राठी है। मैं एचएस ऑफिसर हूँ 2016 बैच से, रैंक 10। और आज क्योंकि एचएस के फॉर्म निकल चुके हैं तो बहुत सारे बच्चों के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि कैसे तैयारी करी जाए विदाउट कोचिंग, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, किस टाइप की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, सी सेट की कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हरियाणा जी के कहाँ से पढ़े हैं, और दूसरे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ से पढ़े हैं, करंट अफेयर्स को कितना टाइम दे। बहुत सारी क्वेरीज इस टाइप की कंटिन्यूसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे पास में आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि स्टडी आईक्यू के साथ में एक वीडियो शूट कर लेते हैं जो कि काफ़ी बच्चों के काम आएगा और उनको उनका एम अचीव करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्म, इसके पूरा प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में जान लें। तो इसमें नॉर्मली जैसे कि यूपीएससी में हर साल फॉर्म निकलते हैं, एक फ़िक्स टाइमलाइन रहती है, वो एचपीएससी में मिसिंग है। तो इसमें कि टाइम बाय टाइम कोई टाइम फिक्स नहीं है। जनरली ऐसा देखा गया है कि 2-3 साल में एक भर्ती होती है। नंबर ऑफ़ सीट्स भी काफ़ी वेरी करते हैं। जैसे अब की बार एडवर्टाइजमेंट में नियरली 150 प्लस सीट्स हैं, पिछली बार 54 सीट्स थी, उससे पहले भी 150 अराउंड 150 थी। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड नीड्स ऑफ द स्टेट डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट वगैरह इसमें एडवर्टाइज होती हैं। इसमें 2 टाइप की पोस्ट आपकी रहेंगी। एचएस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेंगी जिसमें कि एसडीएम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट की पोस्ट्स हैं, फिर जॉइंट डायरेक्टर्स की वेस्ट डिपार्टमेंट में उनकी पोस्ट्स हैं, फिर एमडी शुगर मिल है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुड्डा है, और फिर जीएम रोडवेज है, सीओ जिला परिषद है। बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी की इसमें पोस्ट हैं, बहुत वाइडर एक्सपीरियंस है। अगर मैं ये कहूँ कि एचसीएस जो है एक आईएएस का एक स्टेट लेवल का छोटा रूप है तो उसमें कोई भी मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उतनी ही वाइड काइंड ऑफ इसमें एक्सपोजर है। आपको बहुत डिफरेंट टाइप के रोल्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा एचसीएस में खासकर। ठीक है, तो इसमें जैसे नॉर्मली ये रहेगा कि आपका एक बार प्री के लिए एडवर्टाइजमेंट आ गई तो आपको अभी जैसे टाइमलाइन एचपीएससी ने बता दी गई है, नियरली 2 मंथ्स के बाद वो आपका प्री लेंगे। फिर रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं प्री के बाद में, शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 दिन के अंदर वो की भी शेयर कर देंगे और रिजल्ट भी शेयर कर देते हैं। जैसे 2016 वाली बैच में, हमारे वाले बैच में उन्होंने 3 दिन के अंदर ही रिजल्ट वगैरह शेयर कर दिया था। ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी रखते हैं, की वगैरह शेयर कर देंगे। आपकी जो भी उससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो वो क्वेरी भी और रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी वो मीट करते हैं। उसके बाद में फिर मेंस रहता है। मेंस में जैसा कि आपको पता है कि प्री का पहले बता दूं तो प्री में अब की बार के लिए उन्होंने थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया गया है। तो इसमें 100 नंबर का सी सेट रहेगा, उसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट होंगे प्री में। और फिर एक 100 नंबर का एक जीएस का पेपर होगा। जीएस के पेपर में जनरली ऐसा देखा गया है कि अराउंड 15 से 20% तक हरियाणा जीके के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसमें कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन रहेंगे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन रहेंगे नॉर्मली। तो इसमें डिफरेंट उसके क्वेश्चंस रहेंगे। हल्का फुल्का इसमें बहुत थोड़ा सा मैं अगर कहूँ तो इसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। हरियाणा स्टेट से रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह चल रही हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस आपको रहेंगे इसमें। बाकी सी सेट का फर्स्ट टाइम है तो देखते हैं यूपीएससी के पैटर्न पे होगा या क्या कुछ इसमें इंट्रोड्यूस कराएगी एचपीएससी। तो लेट्स होप। इसी के साथ में जो आपका 200 नंबर का एक पेपर होगा, जो 100 नंबर का जीएस का और 100 नंबर का प्रिलिमिनरी, तो 200 नंबर में से आपकी क्वालिफाइंग जो है वो कट ऑफ बनेगी। और ये प्री जो है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, दोनों के नंबर जोड़ के आपकी एक मेरिट बनेगी। तो इसमें अब की बार जैसे ज़्यादातर जोर सी सेट पे रहेगा। सी सेट क्योंकि क्वालिफाइंग इसमें नंबर ऐड होंगे, क्वालिफाइंग नहीं है, तो आपको सी सेट के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। साथ ही साथ इक्वल इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए अपने जीएस के पेपर के लिए भी। तो ये हो गया। उसके बाद में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इसमें जैसे मेंस का पेपर होगा तो 600 नंबर का मेंस का पेपर रहेगा, 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर अंग्रेजी, 100 नंबर जीएस का पेपर रहेगा। 150 नंबर के 2 सब्जेक्ट्स आपको लेने होंगे, तो 150 300 नंबर और 100 के 3 पेपर, वो 600 नंबर का पेपर रहेगा। 75 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू का रहता है। तो 75 प्लस 600 तो 675 में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ऐसा देखा गया कि प्री में जैसे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता था, अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दी इन्होंने। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और सी सेट की जगह पे एक पेपर रहता था, तो पेपर में काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर लेते थे बच्चे, 90 प्लस। तो पिछले बार तक ऐसा रहता था कि नियरली 140 के करीब जनरल की कट ऑफ रहती थी।
बीसी की कट ऑफ भी नियरली का बिल्कुल 1 नंबर ही कम रहती है। पिछली 2 बार से मैं देख रहा हूँ तो बीसी की कट ऑफ भी बिल्कुल जनरल के बराबर सी ही रहती है हरियाणा में पिछली 2 बार से। एससी की कट ऑफ भी पिछली बार जैसे देखा गया था तो 120 एक नंबर की के करीब एससी की कट ऑफ भी इसमें रहती है। तो इसमें जैसे प्री इज़ द हार्डेस्ट स्टेज एज पर मी, ये काफ़ी टफ रहेगा आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें एग्ज़ाम देंगे क्योंकि सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो प्री जो है बहुत मायने रखता है। सब्जेक्टिव है ये डिस्कशन भी। जैसे मेरे को प्री काफ़ी आसान मतलब वो लगता है मतलब टफ है अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो। और प्री इज़ रिलेटिवली ईजी, उसमें जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं प्री में भी और मेंस में भी काफ़ी सिंपल रहेंगे। आपको जो देखोगे यूपीएससी की तरह ये कंफ्यूजिंग वाली जो चीज़ें मल्टीपल स्टेटमेंट डाल के और उसमें से मतलब बिल्कुल आपको टैक्टिक्स लगा के ऑप्शन एलिमिनेट करके और फिर जो आंसर निकालते हैं वो सारी टैक्टिक्स इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्लेन क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आपको आता होगा या नहीं आता होगा उस काइंड के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। बस ये है कि इसमें जो इट्स नॉट अबाउट डेप्थ, आपको विड्थ मैक्सिमम टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सिलेबस आप कवर करने की कोशिश करो इसमें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्री से, प्रिपरेशन से। तो अगर आप विदाउट कोचिंग भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई ऐसी बड़ी इशू या बिग डील वाली बात नहीं है, आप विदाउट कोचिंग भी तैयारी कर सकते हो। मैं नौकरी के साथ में तैयारी करता था तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं यहाँ आने से पहले 6 साल के करीब मैंने 6.5 साल सी रोड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम किया है। एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में करी थी, उसके बाद में मैंने जॉब की है। जॉब के साथ साथ में मैंने आईआईटी दिल्ली में पीएचडी वगैरह एमएसआर मास्टर ऑफ साइंस इन रिसर्च वगैरह के प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया था। फिर मैं सोच रहा था कि उसको पीएचडी में कन्वर्ट करवाऊँ। इस दौरान मेरा एडमिशन मतलब सिलेक्शन यहाँ पे एचसीएस में हो गया, तो फिर आई ऑप्टेड टू दैट ऑप्शंस ओनली। यहाँ आने से पहले मैंने प्राइवेट में भी काम किया है। आई वाज कंप्यूटर साइंटिस्ट इन अडोबी सिस्टम्स नोएडा, और यहाँ से जस्ट आने से पहले आई वाज सिलेक्टेड इन एज सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर इन सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैदराबाद आल्सो। सो दोनों टाइप का एक्सपीरियंस देखने के बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स वर्थ प्रिपेयरिंग। बहुत अच्छी जॉब है, आपको यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर मैं आपको बात करूं फैसिलिटीज़ वगैरह की इस जॉब में तो अनपैरेलल्ड जो फैसिलिटी आपको मिलती हैं। वेरी डिसेंट नाइस हाउसेज आपको मिलेंगे, उसके साथ में आपको गाड़ी मिलती है, आपको ड्राइवर मिलता है। आप अगर किसी मजिस्ट्रियल पोस्ट पे हो तो आपको गनमैन वगैरह भी मिलेगा और होम पियन वगैरह भी मिलेगा अगर मजिस्ट्रियल पोस्ट पे अगर आप हो तो। उसके साथ में आपको जैसे ऑफिस में स्टाफ वगैरह तो वो रहता ही है। तो इसमें जैसे आप देखोगे तो गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड यू शुड टेक केयर ऑफ द पीपल दैट यू आर पोस्टेड फॉर। ओके, तो इसमें सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात जो है, वैसे तो कुछ लोगों के लिए ये भी मोटिवेशन की बात हो सकती है कि इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, बट सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात इसमें ये है कि अगर यू आर ए वेरी नाइस पर्सन तो आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो। देर आर वेरी वेरी लार्ज वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड। आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे, काम हो भी रहा है। एक बहुत सा बड़ी पॉजिटिव बात ये भी है कि आपको बहुत इंटेलिजेंट लोगों के साथ में काम करने को मिलेगा। बहुत अच्छे इंसान भी सर्विस में आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। एक जो कॉमन बिलीफ है लोगों का कि भी सिस्टम इज़ वेरी करप्ट, तो आपको आके पता चलेगा कि सिस्टम इतना करप्ट भी नहीं है। ऑफिसर्स आर वेरी डिसेंट वेरी ऑनेस्ट और वो दिन रात काम करते हैं। आपको एक आपका भ्रम ये भी टूटेगा कि आपको लगता है कि सरकारी नौकरी में काम कम है। सरकारी नौकरी में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आपको प्राइवेट के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक लाइफस्टाइल मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बिलीव्स डिसबिलीव्स हैं वो थोड़े चेंज हो जाएंगे कम यहाँ पे आने के बाद में। तो अगर आपके पास में राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन है तो यू विल, आई प्रे टू गॉड दैट यू विल सक्सीड इन योर लाइफ एंड यू बी सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर एंड बी आवर कोलीग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ा यही है कि जैसे अभी आप कोई चेंज लाने की कोशिश करोगे तो इसमें जो है कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपके एफर्ट्स। इफ़ यू आर एन ऑफिसर आईएएस और एचसीएस ऑफिसर, सो
पीपल विल ट्राई टू अलाइन विद यू। सो आप जो भी काम करना चाहोगे तो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, अगर आपको किसी को पीठ थपथपा दोगे तो वो बहुत सारा काम कर लाएगा। तो इस टाइप की पॉजिटिविटी अभी भी सिस्टम में है, पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है, अच्छे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, और लोग हैं भी सर्विस में, काफ़ी अच्छे लोग हैं जो सर्विस के बारे में मतलब बाहर आपको पता होता है वो सारी, मतलब मैं मानूंगा कि वो सारी झूठी बातें हैं। यहाँ पे आप आके देखोगे तो ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो है। वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड एफिशिएंट एंड वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर्स आर देयर, जो हर मामले में मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख लो, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से भी बच्चे आए हैं, ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। सो काइंडली सिंसियरली प्रिपेयर फॉर दी एग्ज़ाम। और इसमें मैं एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि एक चीज़ एडवाइसेबल रहेगी कि सोशल मीडिया वगैरह का यूज़ आप कम करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। एचसीएस के पेपर से रिलेटेड काफ़ी टाइम पहले, जैसे पिछले 2-3 सालों से मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेशन में इसमें जो इनका एग्ज़ाम कंडक्ट होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि बीच में लिटिगेशन वगैरह में हम देख रहे थे कि किसी वजह से लिटिगेशन में चला गया था तो एग्ज़ाम्स। तो इसमें आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर टाइप की नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखें कि पेपर क्या शेड्यूल होना है, पेपर का कब प्री होगा, कब मेंस होगा, अगर बीच में कोई लिटिगेशन में चला जाता है केस, या अगर कुछ दिन डिले हो गया किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से मेंस नहीं हो पा रहा है या पोस्टपोन हो गया है, इन टाइप की चीज़ों में आप अपना फोकस बरकरार रखें, किसी भी टाइप की नेगेटिविटी में खुद को ना धकेलें, लोगों की अफवाहों को ना सुनें कि बहुत सारी रूमर्स आपको सुनने को मिलेंगी कि भाई इसमें तो ऐसा होता है, पैसे चलते हैं, बहुत ज़्यादा सिफारिश चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं तो आई गारंटी यू कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एचपीएससी में ये बहुत पॉजिटिव बात है कि यहाँ पे जो सिंसियर एफर्ट करने वाले आदमी हैं, जो अच्छी तरीके से मेहनत करने वाले आदमी हैं, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, उनके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। अब सोर्सेज की बात करते हैं कि स्टडी कहाँ से करनी जाए। ये बहुत ही सब्जेक्टिव डिस्कशन है, इसमें डिफरेंट आदमी के इसके ऊपर डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, तो कोई भी इसमें आंसर ऐसा नहीं है जो कि एक ऐसा आंसर हो कि जो सबके लिए वर्क करे। ये आदमी टू आदमी डिफ़र करेगा। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे करी थी। तो इसमें नॉर्मली मेरी तैयारी इस तरीके से रही थी कि मैंने पहले एनसीईआरटीज़ वगैरह कंप्लीट करी थी, और एक्चुअली मैं इसके लिए डेडिकेटेड एचसीएस के लिए नहीं पढ़ रहा था, तो पहले मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन आईएएस वगैरह का एग्ज़ाम भी दिया हुआ था, मेंस वगैरह लिखा था, तो आई वाज इन टच, और मेरी सारी जो जीएस वगैरह थी लगभग कंप्लीट सी थी, तो मैंने उसका सिर्फ रिवीजन किया था। तो इसमें अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरे अनुसार ये होना चाहिए कि आपको एक बार आप एनसीईआरटीज़ वगैरह ज़रूर पढ़ें, उसमें से आपके बेसिक कवर हो जाएंगे। इसमें जैसे मैंने ऐसा देखा है कि यूपीएससी की टाइप से इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसमें प्लेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ तो इतने प्लेन क्वेश्चंस रहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ऑप्शन रहेंगे 4, 5, 6, 7, तो इस टाइप के सवाल भी बेसिक नेचर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कि शिप भी कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें। तो इसमें जैसे आप स्टार्ट विद एनसीईआरटी आप एक बार तैयार करोगे तो आपको बेसिक आपका सारा क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे कि अभी अगर 2 महीने की स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बताऊं तो 2 महीने के लिए आप कोई भी अगर बेसिक बुक भी कोई अगर उठा लोगे, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करोगे। जैसे कोई ल्यूसेंट की, अरिहंत की जो बेसिक बुक आती हैं उसमें से सारा पोर्शन भी अगर कवर कर लोगे तो चांसेस आपके रहेंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। अगर आपके पास में टाइम अलाउ करता है, अगर मैं अभी एचसीएस की प्रिपरेशन के लिए फॉर्म भर के तैयारी करूं तो 2.5 महीने हैं, तो मैं इस तरीके से तैयारी करूंगा कि फर्स्ट 15 डेज में आई विल ट्राई टू कवर ऑल द एनसीईआरटीज़ 6th to 12th, ठीक है। उसमें हिस्ट्री की रहेंगी और फिर पॉलिटी की रहेंगी, जो भी एसएस वाली होती हैं वो सारी मैं कवर करूँगा। साइंस एंड टेक वाले भी कवर करूँगा। साइंस एंड टेक के लिए आप लूसेंट या फिर टाटा मैकग्रा हिल या फिर अरिहंत में जो भी साइंस का पोर्शन आता है उसमें से कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। साइंस एंड टेक में टेक्नोलॉजी का पार्ट लगभग कम रहता है, इसमें बेसिक साइंस रहती है एचसीएस में, जो कि पिछले बार से आप ट्रेंड देखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार ये थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, तो इट्स अप टू योर चॉइस। बट पिछले टाइम तक का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि मोमबत्ती का जलना एक फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वो पुराना पेपर आपको एचपीएससी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो।
तो मैं अगर अभी तैयारी करने लगूँ तो मैं इस तरीके से तैयारी करूँगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करूँगा। एनसीईआरटी कवर करने के बाद में एक हरियाणा का इसमें क्योंकि मेजर पोर्शन रहता है, तो हरियाणा की एक अरिहंत की बुक आती है, आई प्रेफर दैट कि अरिहंत की हरियाणा की बुक आती है वो ले लो, या किसी दूसरी पब्लिकेशन की जो कोई भी एक अवेलेबल आपको हरियाणा कवर करना है। जो नेटिव हरियाणा के बंदे हैं उनके लिए रिलेटिवली सिंपल रहेगा, क्योंकि उसमें इस टाइप की चीज़ें पूछ लेते हैं कि भाई चिमटा क्या है, वाद्य यंत्र है, कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या खाना बनाने की चीज़ है, कुछ है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। फिर हरियाणा की कोई एक बुक पढ़ने के बाद में आई विल सजेस्ट दैट आप विकिपीडिया पेज पढ़ो हरियाणा का। उसके साथ में आप इसमें क्या कुछ चल रहा है, जैसे पौधागिरी कोई स्कीम है, रागिरी कोई नया प्रोग्राम चल रहा है हरियाणा सरकार का, तो हरियाणा सरकार के नए नए से प्रोग्राम्स है, सक्षम कोई योजना चल रही है, तो इस टाइप की योजना के लिए आप कहीं भी पीवी करंट जीएस का जो हरियाणा का पोर्शन है वो देख सकते हो। तो इसमें एक जागरण जोश का हरियाणा का जो पेज है मैं वो फॉलो करता था कि जागरण जोश वगैरह से आप देख सकते हो हरियाणा का करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं। इसमें बाकी सारा जो पोर्शन है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो इसमें अगर आप इंडियन पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत उठा लेते हो तो ठीक है, इट्स योर चॉइस, बट क्वेश्चंस हैं काफ़ी सिंपल रहते हैं कि भाई जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसकी प्रधान जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाता है, इस टाइप के कोई स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है, तो बहुत से बेसिक से क्वेश्चन मतलब इसमें आ जाते हैं। अगर मान लो कि जैसे प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, ये प्रेसिडेंट वाइस, बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसके लिए अगर आप यूपीएससी के तरीके से जैसे पॉलिटी के लिए इंडियन लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो। अगर आपने पहले 2-4 बार पढ़ी हो तो अगर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आप किसी दूसरी चीज़ में उसको टाइम लगाएं। इंडियन इकोनॉमी भी बहुत सिंपल रहेगी, किसी भी आप नोट्स ले लो जो भी आते हैं, श्री राम के नोट्स ले लो, वाजीराम के नोट्स ले लो, आप कोई भी नोट्स उठा के उसमें से कवर कर सकते हो। बेसिक सी टर्मिनोलॉजी आपको पता चल जाए, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, एक दो थोड़ी मोटी बॉडी है से भी क्या कैसे काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर ये स्टेचुरी बॉडी है, तो इस टाइप की चीज़ें आप कवर कर लो इसमें, ठीक है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो इसमें बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक नोट्स उठा के आप अगर किसी का भी कवर करोगे तो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। पॉलिटी इकोनॉमी हो गए हमारे। हिस्ट्री का क्वेश्चंस थोड़ा सा रिलेटिवली और सब्जेक्टों की अलावा रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ना है। उसमें नॉर्मली सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें कई बार बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें जैसे ये तो यूपीएससी भी पूछती है, आप जैनिज्म, हिंदू जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म इस टाइप की इनकी बुक्स हैं, इनकी क्या लिटरेचर रहा है, इनकी क्या आर्किटेक्चर वगैरह, आर्किटेक्चर लिटरेचर वगैरह, कॉइनेज वगैरह आप ज़्यादा ध्यान दें, उससे क्वेश्चन लगभग उठ के आ जाते हैं। फिर मॉडर्न इंडिया में जैसे कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह, कोई स्पेशल अधिवेशन जो कांग्रेस के थे वो आप देख सकते हो कि कहाँ पे हुआ है, ये वाला जो इसका कांग्रेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हो जैसे। तो मॉडर्न इंडिया इसमें आती है कुछ। मिडिवल इंडिया से भी मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, जैसे कई बार देखा है कि टंका जैसे कोई कॉइन है तो टंका कॉइन के ऊपर आ गया, जैसे विजयनगर और बहमनी का एम्पायर था जो, उनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो HPSC हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लेती है, हर सेक्शन से पूछ लेती है, तो आप उसको थोड़ा सा NCERT अगर आप करोगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर आप नई वर्सेस ओल्ड NCERT का आता है उसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नई भी पढ़ सकते हो, आप पुरानी भी पढ़ सकते हो, आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना है। कई लोग आज के ज़माने में जैसे तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की क्वेश्चन बुक्स चल रही हैं, वो भी गुड इनफ, उनको भी कर सकते हो आप, उनसे भी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं मोस्टली, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखें, एक सोर्स को 2 से ज़्यादा जगह से मत करें उसमें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, प्री बहुत नज़दीक है। एक ही सोर्स के ऊपर आप रिलाई करें, उसी को आप 1-2 रिवीजन भी अगर आप प्रेफर करो तो उसका कर सकते हैं। एक बार सिलेबस करने के लिए आई थिंक 1 महीना पूरा सिलेबस आपका पूरा GS कवर करवा देगा, जबकि इसमें आपको GS अगर आप करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हो तो 15 दिन में सारा GS शायद कवर हो जाना चाहिए आपका, 20 दिन, या सेफर साइड में आप ये लगा लो कि 1.5 महीने में आप सारा सिलेबस कवर कर लो, इंक्लूडेड योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराने ट्रेंड्स को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि पुराने ट्रेंड्स में करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जो आप UPSC के हिसाब से जो आप पढ़ते हो, जैसे
कोई PT 365 वाली बुकलेट्स आती हैं, उतना इसमें इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते आए हो करंट अफेयर्स का तो आपको कभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी, इतना आप इसमें समय इन्वेस्ट ना करें। मैं सजेस्ट करूँगा कि उसके बजाय आप CSET में इन्वेस्ट करें, वहाँ पे आपको काफ़ी गेन भी हो सकता है। तो मेरी स्ट्रेटजी इस तरीके से रहती थी कि मेरे पास में कितना टाइम है और मैं कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरे को मैक्सिमम गेन मिले, तो उस हिसाब से मेरी स्ट्रेटजी रहती थी। CSET के लिए फिर आपका यही है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस मोर, इसमें प्रैक्टिस का गेम रहेगा, टाइम कंस्ट्रेंट रहेंगे, तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यू फील लाइक दैट, और आप किसी भी इंस्टीट्यूट के कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। UPSC के पुराने पेपर्स की मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको पुराने पेपर्स वगैरह उठाएं, वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, और UPSC के पेपर GS के लिए भी करें। कई बार ऐसा देखा गया कि 1-2 क्वेश्चन UPSC का रिपीट कर देते हैं ये HPSC वाले, तो आप उस तरीके से आप दोनों हिसाब से पुराने पेपर्स करें। मैं जब तैयारी करता था तो मैं ऐसा करता था कि 1-2 टॉपिक पढ़ने के बाद में मैं कुछ वेबसाइट वगैरह से ऑनलाइन जाके, जो ऑनलाइन कंटेंट के बारे में भी कई बच्चे पूछते हैं कि ऑनलाइन क्या हेल्प लेनी चाहिए, तो मेरी स्ट्रेटजी नॉर्मली ये रहती थी कि बुक से पढ़ के और एक बार करने के बाद में मैं फिर छोटे छोटे से अपने 10 मार्क्स के, जैसे GKtoday.in पे है या किसी दूसरी वेबसाइट पे हैं, मैं छोटे छोटे से टेस्ट अटैम्प्ट करता था ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि भाई मैंने कितना पढ़ लिया, मेरे को कितना आ गया। उस वजह से मैं ट्रैक रिकॉर्ड रखता था अपना कि भाई अब की बार वाले टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, क्या गलती हुई हैं, तो अपनी गलतियों का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें साथ के साथ टेस्ट अटैम्प्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी जैसे पुराने टेस्ट आपको जैसे UPSC के मिल सकते हैं वो ले लो, या UPSC के लिए जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह अभी मार्केट में अवेलेबल थी वो आप लेके मैक्सिमम आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अपनी तैयारी जज करने के लिए कहाँ पे आपकी कमियाँ हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस के बारे में हमने बता दिया है। ज्योग्राफी वगैरह के लिए भी आप पढ़ें, ज्योग्राफी वगैरह वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हमने देखे हैं, आते हैं, ट्राइब्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो HPSC नॉर्मली ऐसा करती है कि अनकन्वेंशनल से क्वेश्चन पूछ लेती है कि आप ट्राइब्स, वर्ल्ड ट्राइब के बारे में नहीं पूछ के गए तो वर्ल्ड ट्राइब से आपके पास में क्वेश्चन आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी की बात हम कर रहे थे, ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों कवर करके चलें, तो इसमें कोई चीज़ ऐसी ना छोड़ें। नॉर्मली जो बच्चों के अनसक्सेसफुल रहने का कारण यही रहता है कि वो अपनी प्रेजुडिस या कोई मार्केट में जो कॉमन पॉपुलर बिलीफ है उसके बेसिस पे कुछ टॉपिक स्किप कर देते हैं, जो कि फिर पेपर में अगर उनमें से पूछा जाता है तो उसमें फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करें, इसमें इतनी हेल्प रहेगी आपकी। अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से नॉर्मली देखे गए हैं कि आते हैं कि, तो आपने एक बार भी अगर पढ़ा होगा तो पेपर में आप शायद आसानी से उसको कर पाएंगे। इकोलॉजी इन्वायरमेंट रह गया। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में से वैसे पीछे अगर ट्रेंड देखें तो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट आप इसको भी कवर करके चलें। सोशल इश्यूज़ को भी कवर करके चलें आप। इस में से भी आप जो भी आपके ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, विजन इंडिया, इनसाइट ऑन इंडिया, किसी के भी आप जो भी प्रेफर करना चाहें, आप सोशल इश्यूज़, इंडियन मतलब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वगैरह भी आप कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि यू नेवर नो कि किस सेक्शन में से क्वेश्चन आ जाए। तो एक बार आप आई सजेस्ट दैट UPSC के हिसाब से आप जल्दी एक बार आप अपना सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उस हिसाब से तैयारी करते हैं तो देन इट इज़ रिलेटिवली ईजियर, बहुत आसान आपके लिए रहेगा। न्यूज़पेपर का रोल आता है कि न्यूज़पेपर वगैरह करंट अफेयर्स के लिए कितना क्या कुछ इसमें रोल रहेगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप एडवांटेज पे हो, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ क्वेश्चंस तो 2-4 चाहे कम ही रहें, पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो आते तो हैं। 1-2 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा से रिलेटेड आएंगे, तो आप हरियाणा के लोकल न्यूज़पेपर भी आप पढ़ने स्टार्ट करें, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि हरियाणा का लेट लॉन्ग पूरा डायमेंशंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूछ लिया था उन्होंने। एक बार उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा था कि कितना वीट और कितना गेहूँ प्रोक्योर किया है सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। तो वो रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं आपकी उसमें, मतलब नॉर्मली न्यूज़पेपर में आती हैं, तो उस टाइम पे आपको पता चल जाता है कि भाई
वो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इतने तरीके से आप तो पढ़ोगे तो क्या है इसमें। बट ये है कि अगर कोई बहुत ही मतलब परफेक्शनिस्ट टाइप की तैयारी करना चाहिए तो देन आई सजेस्ट दैट इंडिया ईयर बुक भी आप देख सकते हो। कुछ एक चीज़ें जो रह जाती हैं ग्रे एरियाज वो सारी इंडिया ईयर बुक में से कवर आपकी हो जाती हैं। न्यूज़पेपर अगर हो सकता है, अगर आपकी हैबिट है तो आप कोशिश करें कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो आपका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्री में एक तो वेटेज कम है करंट अफेयर्स का अभी तक, अब की बार चेंज हो जाए तो हम कह नहीं सकते, बट अभी तक के लिए न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स का काफ़ी कम वेटेज रहा है। और जीएस का मेंस में वेटेज काफ़ी कम है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का एक जीएस का पेपर है, उसमें नॉर्मली हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें नॉर्मली जैसे आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन भी बेसिक आ जाते हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बनता, लोकल कल्चर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो अभी तक की स्ट्रेटजी के हिसाब से मतलब न्यूज़पेपर का इतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट इनडायरेक्टली न्यूज़पेपर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो इस तरीके से कि इसमें जो आपका मेंस में ऐसे राइटिंग आएगा, जो आपके क्वालिटी ऑफ आंसर्स होंगे, वो इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट करेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मतलब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, एडिटोरियल एटलीस्ट आप पढ़ें। एडिटोरियल से आपको आंसर में एक दो पॉइंट, एक दो फैक्ट वाले पॉइंट, एक दो अच्छे पॉइंट डालने में आपको मदद मिलेगी, जो कि आपकी आंसर की क्वालिटी बढ़ा देगी। रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आपके आंसर्स को। तो आई विल सजेस्ट दैट आप यू ड्रा डायग्राम्स, you draw pie charts, you use some histogram, you use some curve to depict your ideas। तो इस तरीके से आप मतलब उसको अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करने की अपने आइडिया को कोशिश करें, तो वो ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करता है, बजाय कि आप ऐसे इसमें लिख दें, इसमें पैराग्राफ जो बना के नॉर्मली लोग यूपीएससी में लिखते हैं। तो आप आई सजेस्ट कि कोई क्रिएटिव मेथड्स आप इसमें यूज करने की कोशिश करें। कुछ रहा है मीन्स वगैरह के लिए कुछ बताना है? हाँ चलो मीन्स के लिए बताते हैं, स्टार्ट करो। अच्छा मेंस पे आ जाते हैं। तो मेंस के लिए 100 मार्क्स का, मेंस के लिए जो मेन स्ट्रेटजी ये रहती है ये सिलेक्शन की, जो मेन जो क्राइटेरिया जो मैं स्ट्रेटजी आपको अवॉइड करूँगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कम स्कोर ना करें। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कम स्कोर नहीं करते हैं तो आप निकल जाओगे। तो आपकी स्ट्रेटजी जो एक किस्म से जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है कि भाई आपको बच बच के निकलना है, अगर वैसे भी आप तैयारी करते हो कि भाई आपको बहुत ज़्यादा कहीं पे मार्क कटे ना, तो वो वाली स्ट्रेटजी भी आपकी वर्क कर जाएगी। मैंने अपने लिए जो स्ट्रेटजी बनाई थी मेंस के लिए, वो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि 150 नंबर के दो मेंस की मतलब सब्जेक्ट आते हैं। तो मेरे सब्जेक्ट्स मैथ और फिजिक्स थे, तो मैंने सोचा था कि मैं दो सब्जेक्ट्स में 250 प्लस मार्क्स सिक्योर करूँगा, और हिंदी अंग्रेजी जीएस 300 नंबर में से मैं सोचता था कि 200 नंबर वहाँ पे स्कोर करूँगा। तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं से 450 प्लस मार्क्स स्कोर करूँ, और उससे सिलेक्शन हो जाएगा। उससे आपका जो इंटरव्यू वगैरह के ऊपर वेटेज कम हो जाएगा, तो आप इंटरव्यू के बिना भी आप अगर कम भी मार्क्स आते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाओगे अच्छी रैंक के साथ में। ये स्ट्रेटजी रियलिस्टिक है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको हाई एंड के मार्क्स आपको बता रहा हूँ। जिस हिसाब से मतलब HPSC इज़ ए हाई स्कोरिंग गेम, इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, प्री में भी काफ़ी मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो ऐसा देखा गया है कि जैसे मैं आपको मेरे भी बताऊं तो मैंने नियरली 70 के करीब अपने GS प्री में मेरे मार्क्स थे, और मेंस में भी अगर आप देखोगे तो बच्चों के 70 प्लस, हमारे बैच में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आए हैं उसमें 70 प्लस मार्क्स बच्चों के मैंने देखे हैं GS में हैं, 73 भी हैं। इवन जो टॉपर है शायद GS का टॉपर 73 मार्क्स का है। सब्जेक्ट्स में मैंने मार्क्स देखे हैं कि पहले तो हमारे बैच से पहले अगर मैं बात करूं तो इवन ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में भी 140 प्लस मार्क्स आए हैं लोगों के। तो एक ये डिस्कशन डिबेट का पॉइंट ऑफ व्यू ये उठता है कि साइंस वर्सेस आर्ट्स वाले वो उसका, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें अगर आप सारी बैचेज को देखोगे तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैव बीन ऑन एज, आर्ट्स के स्टूडेंट्स
को ज़्यादा फ़ायदा रहा है, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट में हमारे वाले बैच को अगर छोड़ें तो पिछले वाले बैच में 140 प्लस आर्ट्स में आते थे, कि जैसे आपने सोशोलॉजी ले लिया तो सोशोलॉजी में आपके 140 मार्क्स आ रहे हैं, लॉ में आपके 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा भी देखा गया है। पब्लिक एड में 140 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। तो लेकिन हमारे वाले बैच में अगर आप देखोगे तो नियरली आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 100 प्लस रहते हैं। साइंस के सब्जेक्ट्स में भी स्कोरिंग है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप हमारे बैच का भी अगर प्रोफाइल देखोगे सिलेक्शन का तो इट्स इक्वल। आप कोई से भी सब्जेक्ट ले लेते हो, कोई डिसएडवांटेज पे नहीं जाते हो कि वाह, अगर आप ये सोचो कि अगर आपने कोई ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट ले लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं वो आसानी से आप चूज कर सकते हैं। यूपीएससी से इसमें सब्जेक्ट लिस्ट थोड़ी सी कम है, 1-2 सब्जेक्ट्स जो हैं जो यूपीएससी में यहाँ नहीं होते, तो आप वो सिलेबस और सब नोटिफिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। तो कई लोग को क्वेश्चन ये रहता है कि कौन से हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो वो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आप किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि लो वाले बच्चे हैं, पब्लिक एड वाले बच्चे हैं, ये ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। साइंस के भी, बॉटनी जूलॉजी के भी बच्चे, जूलॉजी के भी बच्चे काफ़ी सेलेक्ट हैं। मैथ्स के बच्चे देने वाले, फिजिक्स के बच्चे काफ़ी कम होते हैं। मेरे टाइम्स में 11 बच्चों ने मैथ्स से मेंस दिया था और शायद 15 के अराउंड फिजिक्स से मेंस दिया था। तो कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, उसमें पूरी जी जोर से जान से आप तैयारी करें। तो सब्जेक्ट्स का जो डिस्कशन है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पब्लिक एड और सोशियोलॉजी से आप नहीं निकाल सकते। अब की बार जो हमारे बैच में जो टॉपर हैं मिस श्वेता सुहाग, उन्होंने भी मतलब ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से निकाला है। पब्लिक एड और सोशियोलॉजी उनके सब्जेक्ट्स थे, तो उन्होंने इनसे निकाला है और टॉप भी किया है। और भी अगर आप देखोगे तो हमारे जो 29 HCS ऑफिसर्स का बैच जो 2016 में सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें आप देखोगे तो रैंक 1 इज़ फ्रॉम सोशल ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स। और भी अगर आप देखोगे तो कोई बच्चों को लगता है कि ज्योग्राफी में नंबर नहीं आए, तो ज्योग्राफी और पब्लिक एड के साथ में भी बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट के साथ में उन्होंने, जैसे विकास यादव सर हैं हमारे बैच में और सुमित सियाग है, तो पब्लिक एड ज्योग्राफी के साथ में उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने निकाला भी है। हर सब्जेक्ट के साथ के बच्चे आए हैं, जो हिंदी साहित्य से बच्चे आए हैं, हिस्ट्री के भी बच्चे हैं, साइकोलॉजी से भी हैं, सोशियोलॉजी से भी हैं, फिजिक्स से भी हैं, मैथ्स से भी हैं, बॉटनी जियोलॉजी से भी हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहो, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रिपरेशन ही मैटर करती है। इसमें चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट जो है इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। फिर उनके सब्जेक्ट्स की आप स्ट्रेटजी जो मैंने बताया था वो मतलब ये है कि आप ट्राई टू स्कोर 450 मार्क्स, ये रियलिस्टिक है। और एटलीस्ट 400 मार्क्स तो आप को इस टाइप की स्ट्रेटजी तो आपकी रहनी ही चाहिए। इसमें जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जब आपको कि 450 मार्क्स हैं तो इसमें ये है कि 120 प्लस आ जाते हैं। अगर आपकी साइंस सब्जेक्ट में अच्छे से, साइंस सब्जेक्ट के बारे में बोला, अगर साइंस सब्जेक्ट की आपकी अच्छी तैयारी है तो 120 प्लस मार्क्स आ जाते हैं ईजीली। और वहाँ पे मैंने ऐसे देखा है कि जो हिंदी और अंग्रेजी जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि लोगों की 80 के नियरली 80 भी मार्क्स आउट ऑफ 100 भी लोगों ने स्कोर किए हैं हिंदी अंग्रेजी में। तो हिंदी अंग्रेजी की आप सीरियसली तैयारी करें, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। वहाँ पे जो मेन फोकस करें, आप एस्से वगैरह पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं। 30 मार्क्स का एस्से है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। अगर एस्से आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेटर आपने बहुत अच्छा लिखा है आपका, तो आपके नियरली मतलब 70 प्लस मार्क्स रहते हैं और आप बहुत सेफ जोन में रहते हो। 70 और वहाँ पे जीएस में 60, इस तरीके से आप मतलब इनमें 200 नंबर आप ले सकते हो। हिंदी अंग्रेजी और जीएस में सब्जेक्ट्स में आप तैयारी करके वहाँ पे आप एटलीस्ट 200 तो लेने की कोशिश करो। अगर 200 सब्जेक्ट में और 200 यहाँ पे करके आप 400 सब्जेक्ट तो ले ही सकते हो। सब्जेक्ट के 200 को मैं कहूँगा कि 200 को स्ट्रेच करा के थोड़ी 250 की तरफ बढ़ो। यहाँ पे 200 काफ़ी सेफ स्कोर है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें, रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, आपके सब्जेक्ट्स की मैक्सिमम वो करें। साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो वो आप अपने दिमाग में बात रख के करें। जैसे मैथ्स के पेपर में न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला जो पोर्शन है उसमें बिना कैलकुलेटर के काफ़ी टफ हो जाता है, लेकिन कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं होगा। फिजिक्स के लिए मैं फिर बताना चाहूँगा कि कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रिलेटिविटी वाली पोर्शन से आता है, मॉडर्न से आता है, तो इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यू हैव टू मैनेज विदाउट कैलकुलेटर्स।
तो इसलिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है, तो उनको थोड़ा सा रिलेटिवली डिसएडवांटेज रहती है, क्योंकि वो यूपीएससी में सारे बच्चे हम सब हैबिचुअल हैं कैलकुलेटर पे देने में। तो फर्स्ट टाइम जब मैं दे रहा था तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा था कि कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं है। और एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं फिजिक्स में, जैसे मतलब भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, इस टाइप के जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं जो आप कोई चीज़ें पेपर में नहीं बताई जाएंगी, तो वो आपको पहले से ही याद करके जानी होती हैं। तो ये भी एक बड़ी अजीब बात है, बट ये सच है। आपको इस तरीके से ही अपनी तैयारी करनी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते ही तैयारी करनी है, क्योंकि जो आंसर है, जो एग्जामिनर है वो पूरा ही देख रहा है, तभी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपको किसी को कोई आंसर, जैसे मैं ध्यान में है, मैं कुछ 0.8 पाई ऐसे लिख के आ गया था, तो मेरे को लगता है शायद 1-2 नंबर तो आपका कट ही जाएगा इसमें। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप मतलब उस तरीके से तैयारी करें कि आपको थोड़ी बहुत इस टाइप की चीज़ें, थोड़ा सा आप प्रीपेयर्ड भी रहें, मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहें, और आपको पता भी रहें कि आपको ये ना लगे कि पेपर में बैठ के आपके साथ में कोई नाइंसाफ़ी रही है, क्योंकि फेयर गेम इज़ वन, जिसमें आपको रूल्स पहले से ही बता दिए गए हों। तो ये आप उस तरीके से आपके साइंस वर्सेस जो आर्ट्स वाला जो डिस्कशन है उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करें। इंटरव्यू में नॉर्मली क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट टाइप के रहते हैं। वो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछेंगे, वो आपसे नॉर्मली जैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई आई वांट टू किल गांधी, व्हाई आई किल्ड गांधी, इंडियन फिलोसफी ऑफ इंडिया, ये बुक्स वगैरह के पूछ लेंगे, किसने ये लिखी। कई बार बहुत जैसे कि थोड़े से अनकन्वेंशनल भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, जैसे कि मेरे से कई एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़ा खड़ा सो जाता है, या ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी ज़िंदगी में 5-6 बार ये दांत आते हैं और वो लास्ट में भूख से मर जाता है। तो इंटरव्यू इज़ टोटली वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं, पर इंटरव्यू इज़ आप मतलब इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उसके हिसाब से आपकी टोटल पर्सनैलिटी चेक है, वो आपकी मतलब नॉलेज को चेक करने की कोशिश नहीं करते। आप वहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, आप नर्वस होते हो, आप किसी चीज़ को जस्टिफाई कैसे करते हो, डिफेंड कैसे करते हो, अगर आपको कोई चीज़ आती है तो तब आपका क्या बिहेवियर रहता है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आपका क्या बिहेवियर रहता है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो इंटरव्यू के लिए आप उसी हिसाब से, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसी हिसाब से आप मतलब अपने आप को ग्रूम करें। डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब चीज़ें पढ़ें, डिफरेंट राइटर्स की चीज़ें पढ़ें, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब अपने आप को फेमिलियर करवाएं, ताकि आपको पता चले कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इंटरव्यू उस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, इस बार बच्चों ने पेपर देंगे ना, उनके लिए लास्ट टिप। ठीक है, तो एग्ज़ाम लगभग बहुत नज़दीक है, तो आई वांट टू शेयर ए लास्ट टिप विद यू। एक तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने आप को थोड़ा टाइम के लिए आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ कर लें। सोशल मीडिया वगैरह बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि उसके पे बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी टाइम खपाने वाली, उन चीज़ों से आप दूर रहें। और इसमें मैं आपको ये करूँगा कि जो सिलेक्शन जो आपकी चीज़ें कराएंगी, एक हरियाणा को सीरियसली लें। अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, और सी सेट के ऊपर फोकस करें। सी सेट प्री में मैं आपको बताऊं तो अगर देता तो माई स्ट्रेटजी वुड बी टू स्कोर अराउंड और +90 इन सी सेट पेपर जो भी 1-2 जो भी है। सी सेट में मैं 90 के करीब या 90 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करता, और फिर जीएस में उसी हिसाब से जो भी है 60+ जीएस में भी आने चाहिए। तो आप 150 के करीब कोशिश करो कि आ जाएंगे, 150 या 140। वैसे तो अब की बार आई एक्सपेक्ट कि जैसा पेपर जो आ जाएगा बाद में आपको पता भी चल जाएगा, बट आई थिंक दैट 130 वुड बी इनफ, विल बी ए वेरी सेफ स्कोर। 130 के हिसाब से आप चलें तो 130 में आप इस तरीके से आप कर सकते हैं कि 80 के करीब आप कोशिश करें कि 80 या 80+ आप सी सेट में लेके आएँ, और 50 मैं आई सजेस्ट कि सी सेट में आप जीएस वाले पेपर में आप 50 लेके आएँ। तो 50, 80, 130+ आपके मार्क्स लगभग बन जाएंगे नॉर्मली।
जैसा कि मैंने देखा है कि इसमें काफ़ी हाई स्कोरिंग रहता है, तो इसमें जीएस वाले पेपर में अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी है देन आई विल श्योर, आई गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू गेट एट लीस्ट 60 मार्क्स इन दी पेपर। वो क्योंकि बहुत सिंपल सी रहेंगे, वो आपको पेपर में बैठ के लग भी जाएगा। बट इसमें कई बच्चे इस तरीके से भी कंप्लेन करेंगे लास्ट में कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो वो आप पुराने पेपर दे के अपने आप को फेमिलियर कर लो पेपर से। तो इसमें क्योंकि बाद में इस टाइप से कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होता कि भाई इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे, आपने तो कंसेप्ट करे थे, आपने फैक्ट नहीं किए थे। तो उस हिसाब से पेपर का नेचर ऑफ एग्ज़ाम दे के आप इसको कम्प्लीट करने की कोशिश करें और सी सेट के ऊपर फोकस करें। 130 प्लस मार्क्स लेने की कोशिश करें, काफ़ी अचीवेबल है और आप सेल थ्रू कर जाएंगे। फिर मेंस की बात आती है, तो मेंस में हमने डिस्कस कर दिया कि 140 प्लस तक की स्ट्रेटजी लें, 400 से 450 तक आप कोशिश करें, जो कि हाई एंड 450 स्कोर करना आराम से मतलब आपके आ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत डिफ़िकल्ट टास्क बता रहा हूँ, पास्ट में भी लोगों ने अराउंड 500 के करीब भी मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आप 400 प्लस, तो आप सोचें कि 400 प्लस से नीचे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका सिलेक्शन होना, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें। थैंक यू।